गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन का पिछला पार्ट चल रहा था और अपने पिछले पार्ट के अंदर देखे थे गुणनखंड। क्या देखे थे? तो हमने गुणनखंड को स्टार्ट किया था और हमने गुणनखंड के अंदर देखा था कि गुणनखंड वो चीज है जिसके अंदर किसी बड़ी संख्या को छोटी छोटी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता, छोटी छोटी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा। लेकिन यदि सभी छोटी की छोटी संख्या कैसी हो, अभाज्य हो, क्या हो, तो इसको अपन कह देते थे अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था 12 को एक तरफ तो मैं लिखूं 4 गुना 3, तो ये भी क्या है इसके गुणनखंड। लेकिन इसी 12 को मैं एक बार ऐसे लिखूं 2 गुना 2 गुना, तो जितने भी गुणनखंड है वो सारे के सारे कैसे हैं? अभाज्य। कैसे हैं? तब तो इस तरह के गुणनखंड को तो बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और यदि कोई संख्या की गुणनखंड है केवल और केवल, अभाज्य है या भाज्य उनसे कोई मतलब नहीं हो, तो ये सादा के सादा क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। क्या कहलाते हैं? चलिए, इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़े थे और हमने देखा था कि गुणनखंडों के संख्याओं के ऊपर और कुछ कुछ क्वेश्चन से बन सकते हैं। उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। माना कि साइड का क्वेश्चन अपन का चल रहा था। साइड के हमने फैक्टर कर दिए। साइड के गुणनखंड कैसे करने हैं? सबसे पहले किसका देंगे? 2 का। कितनी बार? 30। फिर 2 का देंगे 15 बार, 3 का देंगे 5 बार और 5 का देंगे। यानी कि जो साइड है इसके आप इसको देख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ तक हमने थोड़ा सा पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर प्रश्न किस प्रकार के और बन सकते हैं उनके ऊपर अपन चर्चा। देखिए, पहला प्रश्न जो बन सकता है, पहला प्रश्न आपका बनता है विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक क्वेश्चन तो बनता है आपका विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और एक आपका बनता है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दोनों में क्या अंतर है एक बार अच्छे से समझे। देखिए, यहां तो कह रहा है अभाज्य संख्या कैसे होनी चाहिए? अलग अलग वाली काउंट करनी। तो यह अलग अलग अगर अभाज्य संख्या देखे तो कितनी है? 1, 2 और 3। तो विभिन्न अभाज्य संख्याएं तो आपके पास 3 है। कितनी है? लेकिन टोटल मिला के देखे तो कितनी अभाज्य संख्या प्रयुक्त हुई है? 1, 2, 3 और 4। कितनी हुई है? तो टोटल तो हुई है 4। कितनी हुई है? लेकिन अलग अलग बात करें तो 1 2 आया, 1 3 आया और 1 5 आया, तो टोटल 3 है। कितनी है? लेकिन कुल मिला के देखेंगे तो कितनी हो गई? 1 2 3 और 4। तो यहाँ कुल पूछा गया है, इसका मतलब आपको सेम वाली भी काउंट करनी, लेकिन यहाँ डिफरेंट पूछी गई है। कैसी पूछी गई है? डिफरेंट डिफरेंट। तो दो डिफरेंट है, 3 डिफरेंट है और 5, तब जाके कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। तो मैं लिख देता हूँ ये 3 कौन कौन सी हैं? ये 2 है, 3 है और 1। जबकि कुल के अंदर 2 बार तो कौन आ गया? एक बार 3 आ गया और एक बार 5 आ गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपसे क्या बनता है? तो तीसरा प्रश्न आपसे बनता है तीसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है कुल गुणनखंड। क्या पूछ सकता है आपसे? कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, पहले तो इन तीनों क्वेश्चनों का अंतर समझे। इसके अंदर आपको चाहिए अभाज्य गुणनखंड। कैसे चाहिए? तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और वो भी कैसे होनी चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट। कैसे होनी चाहिए? तो डिफरेंट मतलब अलग अलग। तो एक अलग तो गुणन अभाज्य संख्या 2 है, एक अलग वाली 3 और एक अलग वाली 5। जबकि इसके अंदर कुल अभाज्य संख्या गिननी कि ऐसी कितनी अभाज्य संख्याओं का भाग गया है। तो 1 2 का, फिर 1 और 2 का, फिर 3 का और 1 5। तो टोटल कितनी है? 4। लेकिन यहाँ कह रहा है अगले वाले में कुल गुणनखंड बताइए। क्या बताइए? गुणनखंड अभाज्य वाले नहीं, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं सभी संख्या। ठीक है, अभाज्य हो कोई जरूरी नहीं है, कुल गुणनखंड हमको चाहिए। तो इसके अंदर आप जैसे मैंने आपको एक दिन एग्जांपल में बताया था कि साइड क्या बात हो रही थी। तो साइड के गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो उस दिन हमने बात की थी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है,
फिर 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है और कितना है 60। इस तरह के सारे क्या है 60 के गुणनखंड है, अर्थात 60 को ये सब क्या करते हैं विभाजित करते। तो ये सब है कितने, टोटल काउंटिंग करेंगे तो आपकी आ जाएगी शायद 12। कितने हैं 12। कितने, तो हमको पता करना है कि 60 के कितने होते हैं 12। कितने होते हैं, तो क्या हम इस तरह से खोल के लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, कोई ना कोई तरीका यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इन सब का मुझे योग करना हो, क्या करना हो, तो योग के लिए भी क्या इन सबको डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं, हम भी इनका कोई ना कोई तरीका निकालें। तो वो तरीका अपन यहाँ सीखने वाले, और मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि आप इनको भी पता कर सकते हो कि ये संख्याएं कौन कौन सी, केवल और केवल ऐसे हर एक का तरीका पता नहीं करेंगे, अपन सबका पता कर देंगे, ठीक है। वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा स्पेशल, कि 60 के ये जो गुणनखंड है इनको कैसे अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। जनरली सारे टीचर क्या करते हैं, आपको ये बता देंगे कि 60 के 12 होते हैं, या 60 के जितने भी गुणनखंड है इन सबका योग करके दिखा देंगे, लेकिन इनको पर्टिकुलर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन अपन वो भी सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालना, तो अब बिल्कुल अच्छे से सुन लें, है ना। देखिए, जब भी गुणनखंडों की संख्या की बात आएगी, किसकी आएगी, गुणनखंडों की संख्या की, तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को जो भी गुणनखंड, जैसे कुल गुणनखंड पूछ रहे हैं, तो कुल गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये लो, ठीक है। तो इनकी जितनी संख्या जब निकालेंगे तो पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, तो 2 + 1, 1 + 1 और 1 प्लस तो देखिए 2 और 1 3, 1 और 1, 1 और 1, और इस तरह से कितने गुणनखंड आ जाएंगे 12। 2 दूनी 4, 4 दिया 12। जबकि अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले अगला पूछ ले जैसे दोबारा से, सम गुणनखंडों की संख्या, किसकी, सम गुणनखंडों की। तो सम गुणनखंड कैसे निकालना है, तो देखिए, सम गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे गुणनखंड जो किससे गुना होने चाहिए, 2 से गुना होने, यानी कोई भी संख्या अगर मैं किसी संख्या को 2 से गुना कर देता हूं तो वो संख्या क्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती। चाहे आप 1 लेंगे तो 2 एकम, अगर आपने अंदर संख्या 2 ले ली तो 2 दूनी, 3 ले ली तो 3 दूनी, या चाहे अंदर कुछ भी हो, लेकिन जैसे मैं 2 से गुना करता हूं हमेशा क्या आती है, सम संख्या आती है। तो इसलिए अगर कोई संख्या सम बनानी है, क्या बनानी है, तो किससे गुना कर लो, 2 से। किससे गुना कर लो, तो इस तरह का जो गुणनखंड है मेरा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, इसको मुझे क्या करना है, 2 से गुना करके दिखाना। तो मैंने इसमें से क्या ले लिया, 2 को तो एक्स्ट्रा कॉमन ले लिया। जैसे मैं इसमें से एक बार 2 को कॉमन ले लूंगा तो यहां से बनेगी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा गुणनखंड था ये मैंने किसके रूप में लिख दिया, 2 की संख्या के रूप में लिख दिया। यानी ये कोई भी एक संख्या है और इसको मैं जैसे ही 2 से गुना करूंगा तो मेरे कैसे गुणनखंड आ जाएंगे, सम गुणनखंड आ जाएंगे। अब मुझे पता करना है कि इनकी संख्या कितनी है सम गुणनखंडों की। तो ये जो 2 आया ये 2 दिखा रहा है किसकी, सम संख्या को, किसको दिखा रहा है। इसलिए जो बाकी संख्या बच गई उनमें क्या करना है, एक एक जोड़ना। तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, और आप इनको लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना, और ये कितना हो गया आपका 8। कितने हो गया, तो बोलो सम गुणनखंड कितने हैं, 8। कितने हैं चौथा, पांचवा देखिए, अगर आपसे पूछ ले विषम गुणनखंडों की संख्या, किसकी पूछ ले, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए विषम बनाने, क्या बनाने हैं, और विषम के लिए आप ध्यान रखें कोई भी संख्या अंदर 2 ना बचे, क्या नहीं बचनी चाहिए 2 नहीं बचनी। यानी विषम संख्या के लिए आपको क्या करना होता है, जितनी भी 2 की पावर होती है वो हटा देनी होती है, क्योंकि आप सब जानते हो कि जैसे ही 2 आएगा हमेशा किसी भी संख्या को क्या बना देता है, ये सम संख्या बना देता है। जैसे आप 2 से गुना करते हो क्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती। तो इसलिए जो सम संख्या दिख रही है 2 की पावर जितनी भी उनको हटा देना,
और जैसी 2 की पावर हटाओगे तो क्या बचेगा, 3 की पावर 1 टू 5 की पावर 1। और फिर आप इनके लिए संख्या निकालनी है तो 1 प्लस 1 और इस पावर में भी 1 प्लस, तो ये हो गया 2 गुना, दैट मीन्स 4। तो अब आप देखेंगे कि टोटल गुणनखंड तो कितने हैं, 12। कितने हैं, इनमें से 8 सम है और 4 विषम। इस तरह से आपके 12 गुणनखंड हैं। तो ये आपको समझना है। अब उल्टा पूछ ले, और पूछ सकता है। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि 6 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, किसके, 6 के गुणनखंडों की संख्या कि ऐसे गुणनखंड कितने हैं 60 के जो 6 से विभाजित होते, जैसे मैंने आपको बताया था 60 तक के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 30 है। और तो इनमें से ऐसे कितने हैं जो किससे विभाजित होते हैं, 6 से विभाजित। तो अगर अपन इनको देखें तो देखो 1 2 3 और 4 कितने हैं। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा सवाल आ गया तो फिर हम ऐसे खोल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है, देखिए 6 के गुणनखंड चाहिए, किसके चाहिए, तो हमें 6 बनाना है। क्या बनाना है, तो हम 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो ले लेंगे 2, क्या ले लेंगे, और एक ले लेंगे 3। तो 1 2 और 1 3 को मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो जैसे मैं 1 2 को बाहर से लूंगा तो यहाँ बचेगा 2 की पावर, और 3 मेरा बाहर आ ही गया तो क्या बच गया, 5। क्या बच गया ये बताइए समझ में। देखिए और अच्छे समझ लो, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंड का मतलब होता है 2 के गुणजों की, 2 के गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, यानी ऐसे गुणनखंड जो किससे विभाजित होते हो, 2 से विभाजित, वो वाले हमको निकालने थे। तो हमने किसको बाहर ले लिया, 2 को। यहाँ हम पूछ रहे हैं 6 के गुणनखंड, तो इसलिए हमने किसको बाहर ले लिया, 6। 6 कैसे बाहर आएगा, एक तो आ गया 2 और एक आ गया। तो अगली लाइन में आप देखेंगे कि 2 दिया तो अंदर बच गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, और पावर में एक एक जोड़ के क्या कर लो, गुना। क्या कर लो, तो 2 गुना 2 यानी कि 4। तो 6 के गुणनखंड भी कितने आए, 4। 1 2 3 और 4। और पूछ ले आपसे, आपसे पूछ ले मान लो 7 के गुणनखंड, अच्छा 7 के छोड़ो, 1 मिनट लिए, आपसे पूछ ले 9 के गुणनखंडों की संख्या। किसके, 9 के गुणनखंडों की। अब हम देखेंगे कि 9 के गुणनखंड के लिए क्या जरूरी है, बाहर का 9 का बाहर आना। ठीक है, 9 का बाहर आ सकता है क्या, यहाँ से 9 का बाहर आने के लिए 3 गुना 3 होना चाहिए, यानी 3 कितनी बार होना चाहिए, 2 बार। क्या यहाँ 3 2 बार है क्या, तो यहाँ 3 2 बार नहीं है। इसका मतलब 9 बाहर नहीं आएगा, और 9 बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब 9 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 0 है। कितनी है, तो बोलो 9 की जगह मैं पूछ लूं 5 के गुणनखंडों की संख्या, कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 60 के अंदर 5 का गुणनखंड, 5 के गुणज। तो आप देखोगे 3 4 5 और 6 आएंगी। कितनी आएंगी, तो 6 कैसे आएंगी, उसके ऊपर अपन चर्चा करें। तो देखिए किसके गुणनखंड चाहिए, 5 के, तो 5 को तो रखेंगे बाहर। कहाँ रखेंगे, बाहर। और 5 को बाहर रखूंगा तो देखो अंदर बनेगा एक तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो अब आप देखेंगे 5 को तो बाहर रख दिया, 2 की पावर 2 में 1 जोड़ दोगे 2 प्लस 1 प्लस, और ये हो गया आपका 5, सॉरी 5 का तो गुणनखंड चाहिए पावर में। तो देखिए 3 गुना 2 यानी कि 6। कितने हैं, तो 5 के गुणनखंड कितने आए, 6। 6 के गुणनखंड कितने आए, 4। एक बार दोबारा से ध्यान में रखें, जब भी हमको किसी की संख्या की गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालने के लिए जिसके गुणनखंड अपन ढूंढ रहे हैं उसको एक बार बाहर बना लो। क्या बना लो, जैसे 2 के गुणनखंड चाहिए तो हमने 1 2 को कॉमन ले लिया, 6 के गुणनखंड चाहिए तो हमने 6 को बाहर बुला लिया, 5 के गुणनखंड चाहिए तो हमने 5 को बाहर बुला लिया। तो जैसे हमने बाहर बुला लिया, उसके बाद जितनी भी पावर बचती हैं, जितनी भी पावर्स बचती हैं, उन पावर में एक ही जोड़ के क्या कर देना है, आपस में गुना कर देना। ये पावर 1 बची तो 1 प्लस 1, 1 बची 1 प्लस 1, 1 बची 1 प्लस, तो ये बन गया 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी
इस तरह से अपन गुणनखंडों की संख्या निकाल, आपसे पूछ ले 10 के गुणनखंडों की संख्या, तो 10 के गुणजों के हिसाब से निकालोगे तो 10 के लिए आपको लेना पड़ेगा 2 और 5। क्या लेना पड़ेगा? 2 और 5 को क्या लेना पड़ेगा? बाहर। 2 और 5 को हलोगे तो 2 बचेगा, एक तो एक बार, और 5 यहाँ से बाहर आएगा तो क्या बच गया? 3 की पावर 1। दोनों का आप कर दें तो 1 में 1 जोड़ दो और इधर भी 1 में 1, तो ये हो गया 2 गुना 2 यानी कि 4। कितनी संख्या है? 4। तो 10 के गुणजों में 1, 20, 30 और कितनी आएगी? 4 ही आएंगी। तो ये तो है अपन का कौन सा सूत्र संख्याओं को निकालने के। तो ध्यान रखें दोबारा से कि जब भी किसी संख्या के गुणजों की गुणनखंडों में संख्या निकालनी हो तो उसको अपन बाहर ले लें। जितनी संख्या को आपको चाहिए, 2 को चाहिए तो 2 को बाहर निकाल दे, 6 को चाहिए तो 6 को बाहर निकाल दे, और जितनी भी पावर बचती है उसके अंदर एक एक संख्या को जोड़ के गुना कर दे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब तो अपन ने निकाली है केवल और केवल संख्या, फिर अपन निकालेंगे इनके गुणनखंडों का योग। तो देखिए अब अपन का अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें अब हम पूछ रहे हैं कि जो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों का योग निकालिए। क्या निकालिए? गुणनखंडों का, यानी 2 से विभाजित होने वाले जितने भी गुणनखंड इसके अंदर हैं उन सबको क्या करना है? जोड़ना। तो देखिए जब संख्या निकालनी थी, क्या निकालनी थी? तो संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया? जितनी भी घातें थी उनमें एक एक जोड़ जोड़ के आपस में गुना कर दिया। लेकिन जब योग निकालेंगे तो योग निकालने के लिए जितनी भी पावर्स हैं उनको अपन 0 से लेके 0 पावर से लेके जितनी पावर तक है उनका क्या करेंगे? योग करेंगे। क्या करेंगे? देखिए कैसे। 2 से विभाजित होने वाले गुणन, अच्छा पहले आप टोटली गुणनखंडों का निकाल दो, है ना। कुल गुणनखंडों का किसका निकाल देता हूं एक बार। पहले मैं आपको क्या निकाल के दिखा देता हूं? कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का यानी जितने भी गुणनखंड बनते हैं साइड के यहां से लेके इन सब का क्या निकाल के दिखा देते हैं? योग। तो कैसे निकालेंगे? जब कुल की बात आ रही है तो जितनी भी पावर है, देखिए कुल गुणनखंड है तो कुल गुणनखंड कौन से? यहां से लेके, तो इनको किस क्रम में लिखना है? 0 पावर से लेके मेन पावर तक। तो बोलो 2 की पावर कितनी है? 2। तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके यहां से। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर कितनी है हाईएस्ट? 2। तो मैं 2 की पावर 0 से चलूंगा कहां तक? 2 की पावर 2 तक। इसके बाद ऐसे इसमें चलूंगा 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर, और इधर 5 की पावर 0 से लेके 5 की पावर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए अब यहीं से मैं आपको सिखा देता हूं, है ना। यहां से एक चीज और सीखेंगे अपन। देखो योग तो आएगा, योग तो अपन निकाल देंगे, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप इन संख्याओं को भी निकालना सीखें। ठीक है। ये जो साइड के गुणनखंड होते हैं, जैसे मैंने तो ये लिख दिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 15 का भी जाता है या नहीं जाता है, 12 का जाता है या। तो इन सबको निकालने का यहीं से एक तरीका है। क्या है? तो 1 मिनट के लिए आप इस लाइन को होल्ड पे रखें। देखिए 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 2 की पावर 4 का मान, 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 5 की पावर 0 का मान 1 और 5 की पावर 1 का मान 5। यहां तक का काम आप अपना कंप्लीट कर। इसके बाद आपको बहुत आसानी से ये सारे के सारे 12 गुणधर्म मिल जाए। देखिए कैसे मिलेंगे। इधर से पहले 1 उठाना है और 1 को गुना करना है इस 1 से। किससे करना है? और फिर इस 1 के बाद किससे करना है? इस 1 से। कैसे करेंगे? देखिए 1 गुना 1, 1 गुना 1 करने पर 1, फिर इस 1 को भी किससे गुना कर दिया? 1 से। तो 1 एकम, तो पहला कौन आया? 1। दूसरा कौन आएगा? देखिए 1 को गुना किया इस 1 से, 1 एकम, फिर किससे और कर दिया? 5 से, तो 5 एकम। तो दूसरा कौन आ गया? 5। कौन आ गया? फिर देखिए किससे किया? फिर इस 1 को उठा के 3 से किया, 1 तिया 3, और फिर इस 3 को उठा के किससे कर दिया? 1 से। 3 एकम, 1 को उठा के किया 3 से, 3 एकम,
3 को फिर 5 से किया तो 3 पंजे 15। यहाँ तक की बात आई समझ में। तो ये जो एक था इसने इससे भी कर लिया, फिर इसके साथ इन दोनों के साथ कर लिया, फिर इसको लेके इससे किया, फिर इन दोनों के साथ। तो इस तरह से तो मेरा एक कंप्लीट हो गया। कौन कंप्लीट हुआ? 1। अब मैं किसको लूंगा? 2 को। 2 गया किस पर? 1 पर। 2 एकम 2, फिर इसने इससे भी किया 2 एकम फिर देखिए 2 गया इस बार 1 पर, 2 एकम, फिर 1 से गया 5, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर और आगे बढ़े, ठीक है। तो 2 को किया 3 से, 2 तिया 6, फिर किया 1 से तो 6 एकम 2 तिया 6, 6 पंजू 30। इस तरह से मेरा 2 भी कंप्लीट। फिर बारी आती है 30 4 की। किसकी आती है? 4 एकम 4, 4 एकम 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। इस तरह से ये सब संख्या मैंने आपको सामने, और ये कि ये संख्या क्या है, इसके गुणनखंड। तो बोलो एक है कि नहीं? सब मिलान कर सकते हो आप, है ना? कहीं ना कहीं सब कुछ है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसके जितने भी फैक्टर है वो सारे के सारे निकाल सकते हैं। दोबारा से देखिए कैसे गुना करना है। एक को उठाया, इससे किया, एक एकम, फिर किससे करना है? अभी एक इससे, एक बार किससे करना है? इससे। फिर एक को उठाया 3 से किया, 3 के बाद 1 से किया, एक को उठाया 3 से किया, 3 के बाद 5 से। इस तरह से 2 को भी किया, 3 को भी किया, सबको। और इस तरह से आपके सामने कितने कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए? 12। कितने गुणनखंड निकल के आ गए? 12 निकल के आ गए। इसके बाद तो ये तो है आपका निकालने का, लेकिन हमको कभी ऐसा पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आप कहीं निकालना हो, किसी को सर दिखाना हो, तो आप ऐसे कर सकते। वरना हमको डायरेक्ट पूछा जाता है योग। क्या पूछा जाता है? और योग अपन आराम से निकालेंगे। देखिए 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 5 और 1, तो देखिए 7 इंटू 6 चौका और 24 सत्ते कितना हो गया? 168। तो बोलो जितने भी गुणनखंड है इन सबका योग कितना आने वाला है? 100। और अगर इनको खुद को निकालना हो एक एक को, तो वो निकालने का तरीका भी मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद ये तो हुए मेरे कुल गुणनखंड। मैं चाहता हूं कि मुझे जितने भी सम गुणनखंड है, कितने हैं? जितने भी यहाँ पर मेरे को क्या देख रहे हैं? सम गुणनखंड। जितने भी सम गुणनखंड है उन सबका योग मुझे निकालना। तो मैं उनके लिए क्या करूंगा? तो सम गुणनखंड कह दो या 2 से विभाजित होने वाले गुणनखंड। तो 2 से विभाजित होने वाले मतलब 2 को मुझे क्या लेना पड़ेगा? बाहर। क्या लेना पड़ेगा? जैसे मैं 2 को बाहर ले लूंगा तो यहाँ बनेगी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अगली लाइन में 2 की जगह अब आप देखें तो 2 की पावर 1 को, अब देखिए योग कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? तो योग कर रहे हैं जब क्या करना है? पावर को खोल के लिखना है। 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर और 5 की पावर 0 से लेके 5 की पावर। तो देखिए 2 की जगह 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान, 3 की पावर 0 का मान, 3 की पावर 1 का मान 3, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 2 की जगह 1 और 2 3, 3 और 1 5 और 1 2 गुना 4 छिक्की 24, 24 तिया 72, 24 तिया और 72 दुनिया आप कर लोगे तो 144। कितना आ जाता है? 144। तो क्या सीखने को मिला कि जब सम गुणनखंड की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी? सम गुणनखंड मतलब 2 से विभाजित होने वाले। तो हमने किसको बाहर निकाल लिया? 2 को। 2 को बाहर निकाल लिया, जितनी पावर बनी उनको हमने 0 से पावर तक लेके क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। 0 से लेके जितनी पावर तक थी, 0 से लेके 1 तक है, 0 से लेके 1 तक है, ये भी 1 तक है, उनको होल। अब अगर आपसे पूछ ले तीसरा क्वेश्चन कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंडों की, अब जब बात आती है विषम गुणनखंडों की
तो मैंने आपको बताया होगा कि विषम गुणनखंड करने के लिए आपको सम संख्याओं को हटाना, कहीं भी दो देखना नीचे, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, यदि कोई संख्या है जिनमें आपस में क्या होते जा रहे हैं, गुना क्या होते जा रहे हैं, अगर इनमें कहीं भी दो छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, कोई भी एक संख्या इनमें से दो है या दो का गुणज है, 2, 4, 8, 6, 12, तो अगर दो का गुणज भी हुआ तो ये संख्या सम संख्या आएगी। क्या आएगी? सम संख्या। कुल मिला के दोबारा समझे, अगर कहीं भी एक भी दो है, कितना दो है, एक भी अगर दो बार हुआ तो वो संख्या ऑटोमेटिक गुना में क्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती। इसलिए अगर आपको चाहिए विषम संख्या, क्या चाहिए, तो जितने भी दो है उन सबको खत्म कर दो, क्या कर दो, यानी वो दो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए जब मैं विषम गुणनखंडों की बात करूंगा तो मैं इनके क्या करूंगा, इन दो को हटा दूंगा, इन दो को पूरी तरह से, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो दोबारा से ध्यान रखें, एक भी दो क्या बना देता, पूरी संख्या को सम संख्या बना देता। इसलिए विषम संख्या के लिए हमको क्या करना है, दो को पूरी तरह से हटाना। तो जैसे मैं दो को पूरी तरह से हटाऊंगा मेरे पास ये बन जाएगा, और मुझे इनको संख्या नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इनका योग। क्या चाहिए, और योग चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 0 पावर से लेके जितनी पावर उस तक जोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा, तो बोलो 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर, 5 की पावर 0 से लेके 5 की पावर, और 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 4 छक्की 24, कितना हो गया। तो बोलिए टोटल गुणनखंडों का योग तो आ रहा है 168, जिनमें से सम वालों का आ रहा है 144 और विषम वालों का आ रहा है 24। तो विषम और सम को जोड़ने पे आ गया 168। यहां तक का काम आपका डन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से तो हमने देख लिया कुल गुणनखंडों का। तो कुल गुणनखंडों के लिए कुल पूरा गुणनखंड उठाना है, कितनी पावर है 2, तो खाते जाऊंगा 2 की पावर 0 से लेके 2 तक। 3 की पावर कितनी है 1, तो 0 पावर से लेके खाते जाना है 1 तक। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 से लेके खाते जाना है 1 तक। फिर इनको जोड़ते जाना गुना करते। सम संख्या के लिए कितना बार लेना पड़ेगा मुझे, 2 बार लूंगा तो कितना गुणनखंड बना, ये। इनको भी विस्तार कर दिया। विषम गुणनखंड के लिए 2 होना ही नहीं चाहिए, और 2 नहीं होगा तो पूरी 2 की पावर 0 को पूरा कर दिया, गायब। क्या बच गया 3 इंटू, और फिर इनको भी आराम से खोल दिया। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले छह के गुणजों का योग, 6 के गुणजों का, यानी इसके अंदर जितने भी 6 के गुणज है, 6, 12, 30 और 60, इनका क्या चाहिए, योग चाहिए। तो बोलो 6 बनाना पड़ेगा, कितना बनाना पड़ेगा बाहर 6, और 6 बनाने के लिए 1 तो लेना पड़ेगा 2 और 1 लेना पड़ेगा 3। कितना बाहर लेना पड़ेगा 2 और 2 बाहर ले लिया तो बन गया 2 की पावर 1, 3 बाहर ले लिया तो 3 बचा नहीं, और क्या बचेगा 5 की पावर 1। इधर देखेंगे 2 तिया 6, 2 की पावर 1 बचा, और 2 की पावर 1 को अपन खोल देंगे 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 5 की पावर 0 से लेके 5 की पावर 1 तक। 3 दूनी 6, 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 6 ब्रैकेट, 1 और 2 को खोलेंगे तो 3, 5 और 6 को खोलेंगे तो 6 गुना 3 गुना गुना कर दीजिए 6 तिया 18, 18 छक्की 108। तो 6 के जितने भी गुणज हैं उन सबका आप योग करेंगे तो कितना आने वाला है 100, आप जोड़ लें 60 और 30 90, और 12 कितने 102, और 102 और 6 108। इस तरह से जितने के भी गुणजों का अपन को योग चाहिए उसको अपन क्या बना लेंगे, बाहर। कहाँ बनाएंगे, बाहर। जैसे 6 चाहिए तो 6 बना लिया मैंने 2 इंटू 3। मुझे मान लो 10 चाहिए होता
तो मैं बना लेता 2 इंटू 5, क्या बनाता 2 इंटू, इस तरह से आप आराम से। तो ध्यान रखना है योग जब आता है क्या निकालना होता है, तो योग के लिए तो 0 पावर से लेके जितनी पावर तक है उन सब तक क्या करना पड़ता है, जोड़ करना पड़ता है। लेकिन यदि संख्या निकालनी होती है, केवल क्या निकालनी होती है, तो जितनी भी पावर होती है उसमें अपन क्या करके एक एक पावर जोड़ के क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। ये दो बातें आपको इंपॉर्टेंट समझनी है। संख्या के लिए तो पावर में 1 जोड़ना है, और योग के लिए पावर को 0 से स्टार्ट करना। या तो पावर को 0 से स्टार्ट करना है कब, जब योग निकालना हो, और अगर संख्या निकालनी हो तो जितनी भी पावर बनती है उसके अंदर क्या जोड़ देना है, एक एक जोड़ के आप उसमें गुना करना। यहाँ तक का काम आपको समझ में आया होगा। ये आपका हो जाता है आपका गुणनखंड, क्या हो जाता है, गुणनखंड। इसके बाद अब अपन का एक और टॉपिक इसी से रिलेट आता है गुणनखंडों से लेके, और वो आता है एचसीएफ इंटू एलसीएफ, एचसीएफ एंड एलसी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं, एचसीएफ को तो बोला जाता है मैसेप है, और एलसीएम को बोला जाता है लेसेप। मैसेप का फुल फॉर्म अगर आप देखें एक बार, तो मैसेप का तो होता है महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक है। फिर होता है लेसेप, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसके बाद इनकी इंग्लिश में बात कर लेते हैं। तो मैसेप को इंग्लिश में बोला जाता है एचसीएफ, क्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एलसी। इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका मान है लोएस्ट क्यूमुलेटिव मल्टीपल। इस तरह से आपको तीनों के बारे में अच्छे समझ में आना। अब अपन देखेंगे इनका काम क्या है, ठीक है। इनको समझने से पहले ये क्या चीज है, ये एक तरह की संक्रिया है। क्या है, संक्रिया का मतलब ऑपरेशन। क्या होता है, कैसा ऑपरेशन, देखिए जैसे एक सपोज करिए कोई दो संख्या ले लेते हैं अपन, 4 और 6। तो हमने आज तक इनका क्या देखा है, जोड़ देखा है, हमने इनका बाकी भी देखा है, हमने इनका गुना देखा है, हमने इनका भाग भी देखा। तो इस तरह से ये जो चारों संक्रिया है, प्लस माइनस गुना और गणित में इन सबको बोला जाता है संक्रिया। क्या बोला जाता है, तो संक्रिया की डेफिनेशन क्या है पहले तो ये समझना। तो संक्रिया वह चीज है, वह प्रक्रिया है जिसके अंदर किन्हीं दो संख्याओं को एक निश्चित अवयव से क्या होता है, संबंध होता, यानी फिक्स अवयव ही आएगा, एक फिक्स अवयव ही। जैसे 4 और 6 का संबंध मैंने प्लस के साथ किया है, किस संक्रिया के द्वारा किया है, तो फिक्स है कि यहाँ आंसर कितना आएगा, 10 ही। तो संक्रिया क्या है, पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। संक्रिया क्या है, वह नियम या प्रक्रिया, वह नियम या जिससे दो अवयवों का संबंध एक निश्चित अवयव से होता, वो क्या कहलाती है, संक्रिया। जैसे प्लस क्या थी, तो प्लस में फिक्स है कि आप कोई भी दो अवयव लोगे, 4 और 6 10, तो उनका एक निश्चित अवयव ही आएगा। आप 4 और 6 को जोड़ने के बाद 8 नहीं कह सकते, 7 नहीं कह सकते, क्या आएगा, निश्चित अवयव 10 ही। 4 में से 6 घटाने पर कितना आएगा, -2 ही, ये फिक्स है, ठीक है। यानी अगर कैसे संक्रिया वो चीज है जो किसी अवयव पर लगाने पर एक निश्चित परिणाम ही आता हो, उसके अलावा कोई अदर रिजल्ट नहीं आए। तो इसी तरह की संक्रियाएं और हैं एचसीएफ और एलसीएम। क्या है
जैसे दो राशियों का जोड़ हुआ की गुना भाग होता है, इसी तरह से दो संख्या 4 और 6 का एचसीएफ भी होता है और 4 और 6 का एलसीएम भी होता, ये आपको ध्यान रखना। तो जैसे चार संख्याओं के ऊपर जोड़ बाकी गुना भाग होते हैं, इसी तरह से एचसीएफ और एलसीएम भी होते। अब एचसीएफ और एलसीएम क्या है, इनको अपन समझे। तो देखिए इनके लिए अपन को क्या करना है, इनके लिए आपको अलग अलग करने हैं। पहले फैक्टर, क्या करने हैं, फैक्टर। जैसे 4 का फैक्टर, इधर 6 का भी। तो 4 के फैक्टर आप करोगे तो 2/2, 2 का 2, इसका करोगे 2 का 3 और 3 का। यहां तक की बात आई समझ। तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए। तो मैंने एक बार 4 को क्या लिख दिया, 2 गुना, और 6 को लिख दिया 2 गुना 3। यहां तक का काम समझ में आया। अब सुनिए, यदि हमें निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, 4 और 6 का, किसका, 4 और, तो 4 और 6 का हमको निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ का मान है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन, क्या है, हाईएस्ट। तो यानी ज्यादा से ज्यादा क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो ऐसा संख्या देखना है जो ज्यादा से ज्यादा इनमें भी, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो ये क्या है, दोनों के अंदर ही कॉमन है, क्या है। फिर बाकी आप देखेंगे 3 इसमें है लेकिन 3 इधर नहीं है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितना दिख रहा है हमको, केवल और केवल 1 2। कितना देखा, 1 ही 2 है जो इनमें क्या, दोनों में कॉमन। तो इसलिए कॉमन क्या लिख दिया, 2। क्या लिख दिया, दोबारा देखिए, हाईएस्ट कॉमन क्या था, हाईएस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितना ले सकता हूं इनमें दोनों में, मैं कितना कॉमन दिख रहा है मेरे को, केवल और केवल 1 2 दिख रहा है। फिर बात आती है एलसीएम की, किसकी आती है, एलसीएम के लिए क्या करना है। तो एलसीएम कहता है लोएस्ट कम्युलेटिव मल्टीपल, यानी कि आपको क्या करना है, तो इसके अंदर आपको देखिए कम से कम छोटी से छोटी संख्या देखनी है। देखो इसको मैं और आपको सीधे करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर, और यहां मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर। ठीक है, अब मैं आपको एक सीधा सा मंत्र दे रहा हूं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैसे के लिए आप इतना सा ध्यान रखें, मैसे के लिए तो होती है छोटी पावर, क्या होती है, छोटी, और लैसे के लिए होती है बड़ी पावर। बस इतना सा आपको काम रखना है, और कोई लेना देना। देखिए अब दोबारा से और देख लीजिए भाई, ठीक है, मैं इसको तो हटा देता हूँ, इनको तो मैंने इससे लिख दिया है। अब देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 6 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर। अब आप देखिए एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, तो एचसीएफ के लिए मैंने एक मंत्र दिया आपको, वो है छोटी पावर। क्या देखनी है, हमेशा छोटी। तो बोलो 2 की पावर यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है, छोटी कहाँ है, तो आपको देखेगा कि 2 की पावर यहाँ तो 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। और मुझे चाहिए एचसीएफ के लिए छोटी पावर, छोटी पावर बोले तो कम पावर, और कम पावर मुझे मिली 2 की कितनी, 1, कितनी मिली, क्लियर है कि नहीं। फिर मैं बात करता हूँ 3 की पावर की, किसकी बात करते हैं, तो बोलो यहाँ 3 की पावर कितनी है, 1, जबकि यहाँ कितनी है, 3 की पावर नहीं है, तो कितनी मान लेते हैं, 0। कितनी मानते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 का मान भी क्या होता है, 1, क्या होता है, और 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं यहाँ कितनी मानूंगा, 3 की पावर कितनी है, 0। कितनी है, तो बोलो यहाँ तो 0 है, यहाँ पावर कितनी है, 1, और कितनी पावर कौन सी छोटी है, तो छोटी पावर है 3 की पावर 0। कितनी है, 3 की पावर, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि 2 की पावर 1 तो होता है 2, और 3 की पावर 0 होता है 1, और ये हो गया आपका आंसर 2। कितना हो गया, 2। दोबारा से समझे एचसीएफ का क्या मतलब है, तो एचसीएफ का मतलब है कम पावर। क्या देखनी है, तो बोलो 2 की पावर कम कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है, कितनी है, 2 की पावर, जबकि यहाँ देखोगे 3 की पावर कम कहाँ है, कि 3 की पावर ऊपर कम है, कितनी है, 0। फिर आते हैं एलसीएम, इस पे आते हैं। एलसीएम कहता है कि कितनी पावर चाहिए, बड़ी पावर। कैसी चाहिए, बड़ी पावर का मतलब देखो 2 की पावर ज्यादा कहाँ है, तो आपको देखेगा ऊपर कहाँ है, तो बोलो 2 की पावर तो कितनी लूं, 3 की पावर ज्यादा कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है, कितनी है, 3 की पावर, तो बोलो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 3 की पावर 1 कितना हो गया, 3, 4 3 आगे 12, कितना हो गया, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 12। एक और एग्जांपल से समझते हैं।
एक एग्जांपल और लेते हैं 16 और 24। किसका ले लेते हैं 16 और 16 के आप फैक्टर करें 8, 2 का करें 4, 2 का दें 2 और 2 का दें 24 के करें 2 का करेंगे 12, 2 का करेंगे 6, 2 का करेंगे 3 और 3 का करेंगे 1। इस तरह से आपको करना है। तो अब देखिए ये है 16 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना यानी 2 की पावर, और 24 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इस तरह से लिखा। तो अब मैं पूछता हूं एचसीएफ, क्या पूछ लिया मैंने एचसीएफ किस किस का 16 और 24, 16 और, तो एचसीएफ का मतलब कम पावर वाला देखना है। कौन सा देखना है मैं आपको और लिख देता हूँ। छोटी की जगह आप समझो कम कितनी पावर, और बड़ी की जगह समझो ज्यादा पावर। तो बोलो कम पावर एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, और एचसीएफ के लिए कितनी पावर देखनी है कम वाली, कौन सी देखनी है, तो बोलो 2 की पावर कम कहाँ पे 3 कितनी है, और 3 की पावर कितनी कम है 0 कितनी है, यहाँ पे कितनी है 0 कितनी है, तो बोलो 3 की पावर कम कौन सी है ये, और 2 की पावर कम कौन सी है, तो 2 की पावर कम ले ली और 3 की पावर भी कम ले ली। 2 की पावर 3 का मान 8, 3 की पावर 0 का मान 1, कितना हो गया। फिर बात करते हैं एलसीएम की। किसकी करते हैं एलसीएम, क्या है 16 और 24, 16 और, तो देखिए कम की जगह क्या देखना है, एलसीएम जब लेते हैं तो कितनी पावर देखनी है ज्यादा, क्या देखनी है, तो बोलो ज्यादा पावर कितनी है यहाँ 2 की पावर, और 3 की पावर ज्यादा कितनी है 1 कितनी है, तो 2 की पावर 4 का मान 16, 3 की पावर 1 का मान 3, 16 तिया 48, 16 तिया। इस तरह से आपका एलसीएम कितना आ गया 48, कितना आ गया। तो दोबारा से ध्यान दें, एचसीएफ के लिए तो देखनी है कम से कम पावर, क्या देखनी है कम से कम, तो बोलो एचसीएफ के लिए कम पावर कहाँ मिलेगी, 1 2 के लिए तो यहाँ मिलेगी, और 3 के लिए, तो बोलो 2 के लिए तो मैंने यहाँ से ले ली, और 3 के लिए यहाँ से। जबकि बात आती है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए कितनी पावर देखनी है ज्यादा, क्या देखनी है हमेशा, तो बोलो एलसीएम के लिए 2 की पावर ज्यादा कहाँ मिल रही है, यहाँ कितनी मिली 4, 3 की कहाँ मिली ज्यादा, यहाँ कितनी मिली 1, और इन तरह से गुना। यहाँ तक का काम समझ में आया। इसके बाद एक सूत्र आता है, क्या आता है, एक सीधा सूत्र याद रखना है, और वो सूत्र ये कहता है कि कोई भी दो संख्याएं हैं ए और बी, क्या है ए और बी, और ए और बी का जो एचसीएफ होता है क्या होता है, और एक होता है एलसीएम, क्या होता है, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुना कर लो, और इधर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लो, एक ही बात है। आ रही है क्या समझ में। दोबारा इस फॉर्मूले को अपन इसमें सिद्ध करके भी बता देते हैं। देखिए दो संख्याएं थी मेरे पास 16 और 24, यानी ए का मान तो 16 है और बी का मान, ठीक है, और इनका एचसीएफ और एलसीएम आए थे 8 और 48, 8 इंटू, तो क्या ये दोनों गुना बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हमको चेक करना। तो आप कर लीजिए गुना, 48 को 8 से कर दीजिए, 8 8 64, 8 6 32 3 84, 16 का कर दीजिए, 16 चौका 64, 6 16 दूनी 32 और 3 14। इस तरह से साबित होता है कि ये दो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके लिए कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याएं होनी चाहिए केवल, कितनी संख्याओं के लिए ये रूल है, ये दो ही संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए ये रूल नहीं है, ठीक है। तो देखिए दो संख्याओं के लिए आपको ये रूल बनाना है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का आपने एक तो निकाला एचसीएफ और एक निकाला एलसीएम, इन दोनों का आपस में गुना किसके बराबर होता है, संख्याओं के आपस में गुना के बराबर होता है। एक तरफ तो दोनों संख्याओं को गुना कर लो और एक तरफ एचसीएफ और एलसीएम को गुना, बात बराबर है, ठीक है। इस शब्द को आप शब्दों में याद रखें कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुना, एक तरफ और दोनों संख्याओं का गुना। यहाँ तक का काम डन है। इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, इनको भी अपन क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा भी देता हूं। यदि 40 और 64 का
एचसीएफ क्या दिया आपको 8 है, कितना है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात, ये इस तरह का आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्न के अंदर अपन क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ कितना है 8, एलसीएम पता और दोनों संख्याओं को क्या करना है आपस में गुना, 40 इंटू, ये हमको फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेना। इसके बाद एलसीएम निकालना है तो 8 का क्या लगा देंगे डिवाइड, क्या लगा देंगे इधर से, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाता है तो डिवाइड, काट दो 8 का 8 8 64 और आप आराम से गुना कर देंगे 8 चौका, जो एलसीएम आया वो आपका कितना आ गया 320, कितना आ गया 300। देखिए अपन जो अभी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा थ्योरी क्लास ज्यादा पढ़ रहे हैं, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो थ्योरी बेस्ड ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे अपन की थ्योरी कंप्लीट होगी अपन इसके पूरे क्वेश्चन जितने भी टॉपिक्स है सबके रिलेटेड अपन क्या कराएंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको समझाने के लिए एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद जब हम इनको थ्योरी वाली कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन वाली ही क्लास लाएंगे, ठीक है। तो अभी तो आप एक एक दो एग्जांपल इनके समझते चले, जैसे 40 और 64 का एचसीएफ दे दिया, अगली बार एलसीएम दे देगा, अगली बार इन दोनों को दे देगा, इधर से एक संख्या दे देगा, इसको गायब कर देगा। तो इस तरह के 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, ठीक है। तो इतना अपन को यहाँ पे याद करना इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक के लिए अपन को समझना है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी क्लास के अंदर सिखा देता हूँ, एचसीएफ और एलसीएम से ही रिलेटेड है। देखिए इनमें होता क्या है, सबसे नीचे आपको ध्यान रखना एचसीएफ, क्या याद रखना है, ए और यहाँ होता है एलसीएम, ठीक है। इसको क्या समझे, देखिए एचसीएफ वो संख्या है जिसका भाग ए में भी जाएगा और बी में भी, यानी एचसीएफ ए को भी विभाजित करता है और बी को भी विभाजित करता है, जबकि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम वो संख्या है जिसको ए भी विभाजित करता है और बी भी विभाजित करता। ये वाला आपको अच्छे से आज समझ लेनी, क्योंकि ये देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा आगे चल के। तो एचसीएफ क्या है, तो देखिए एचसीएफ का नाम ही स्पष्ट है, हाईएस्ट क्या है, तो एचसीएफ एक बड़ी से बड़ी संख्या है, क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करती है, ए को भी विभाजित करती है और बी को भी विभाजित करती है। इसका मतलब एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या है जो ए तथा बी, ए तथा दोनों को क्या करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती, अर्थात ए के अंदर भी भाग जाता है और बी के अंदर भी इसका भाग जाता। ये कौन सी संख्या कहलाती है आपकी, एचसीएफ। एचसीएफ वो संख्या है जो ए का भी विभाजित करती है और बी को भी विभाजित, जबकि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम के बारे में लिखेंगे वह न्यूनतम, कैसी संख्या है ये, न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या है जिसे ए और दोनों से विभाजित किया जाता ठीक है। तो एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, इनको अच्छे से समझे। एचसीएफ एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका ए में भी भाग जाता है और बी में भी भाग जाता है, जबकि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है, लोएस्ट से लोएस्ट नंबर है जिसके अंदर ए का भी भाग जाता है और बी का भी भाग जाता। तो अगर ए और बी से विभाजित होने वाली पूछेगा तो एलसीएम निकालना है, और ए और बी को विभाजित करने वाली को पूछा जाएगा तो हमको क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, एचसीएफ निकाल। इस तरह के जो क्वेश्चन मैं आपको किसमें बताऊंगा, कंपटीशन वाली जो क्वेश्चंस वाली क्लास है उसके अंदर पर बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। दोबारा समझ लें, एचसीएफ कौन सी संख्या है,
तो HCF वो संख्या है जो इन संख्याओं को भाग देगी, क्या देगी, इनमें भाग देगी। और इनके द्वारा किस में भाग दिया जाएगा, एलसीएम में। किस में दिया जाता है, एक एग्जांपल अगर मैं चाहूं तो आपको बता देता हूं। देखिए जैसे दो संख्या है 12 और 20, कितनी है, तो इनका मैं आपको निकालेंगे एचसीएफ, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, एचसीएफ निकालना मैंने अभी भी बताया ही। और इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाता है 60। तो देखिए 4 क्या है, एचसीएफ की डेफिनेशन हम यहां से आप समझे तो एचसीएफ कितना आया 4। इसका मतलब 4 वो ज्यादा से ज्यादा संख्या है, सबसे बड़ी, जिसका भाग 12 में भी जाता है और 20 में भी। जबकि 60 क्या है, तो 60 वह छोटी से छोटी है जिसके अंदर 12 का भी जाता है और 20 का भी भाग जाता है। आज की क्लास में अपन को यहाँ तक ही पढ़ना है, अगली क्लास के अंदर और पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।